starting with the next article, article number 12, that is sufficient conditions for the existence of Laplace transform. So theorem number 7 is very important. ये पेपर में आती है आपको. State and prove existence theorem of Laplace transform. So statement याद रखनी है आपने. It states that if f of t is a function which is piecewise continuous on every finite interval in the range t greater than equal to 0. तो फर्स्ट पार्ट है that f of t is a piecewise continuous function on every finite interval and satisfies mod f of t less than equal to m e raised to power alpha t and satisfies mod f of t less than equal to m e raised to power alpha t for all t greater than equal to 0 for some constants alpha and m. So second जो चीज़ है वो ये है, this is known as function of exponential order. अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. So अगर आपका फंक्शन एक तो पीस वाइज कॉन्टीन्यूस है एंड सेटिस्फाइज मॉड एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल टू एम ई रेज टू पावर अल्फा टी, then the Laplace transform of f of t exists for all s greater than alpha. So दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. अगर आप इसी की सेकंड स्टेटमेंट देखोगे, सो सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोला है इफ़ f of t is a piecewise continuous on every finite interval and of exponential order alpha. जैसे कि मैंने आपको बोला ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फ़ा की डेफिनेशन है. एज टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी देन लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी एग्जिस्ट्स फॉर ऑल एस ग्रेटर देन अल्फ़ा. और इसी की एक और डेफिनेशन है इफ़ एफ ऑफ टी इज़ अ फंक्शन ऑफ क्लास ए. तो देखो फंक्शन ऑफ क्लास ए क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है. अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज सेड टू बी ऑफ क्लास ए इफ़ इट इज़ पीसवाइज कॉन्टिन्यूस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल एंड इट इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी. तो अगर हमारा कोई फंक्शन इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ क्लास ए. एंड इफ़ अ फंक्शन इज़ ऑफ क्लास ए then Laplace of that function exists. This is the existence theorem. So before starting with the proof of this theorem, let us see what is piecewise continuous function. So यहाँ आर्टिकल 8 में इन्होंने पीसवाइज और सेक्शनली कॉन्टीन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है. सो डेफिनेशन से भी आपको ऐसा नेम से ही पता लग रहा है पीसवाइज कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन डिफाइंड है ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, एक फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है इस इंटरवल में, हमने क्या किया इस फंक्शन को पार्टीशंस में डिवाइड कर दी, बहुत सारी पार्टीशंस कर दी इस फंक्शन इस क्लोज इंटरवल की बहुत सारी पार्टीशंस कर दी हैं. नाउ द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इन ईच ऑफ द पार्टीशन. इफ द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इन ईच ऑफ दीज पार्टीशंस देन द फंक्शन इज नोन एज पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन. एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी. अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज सेड टू बी पीस वाइज कॉन्टीन्यूस और सेक्शनली कॉन्टीन्यूस on the interval a comma b if the interval can be partitioned by a finite number of points t naught to tn such that a is equal to t naught लेके चले हैं वो and b is equal to tn लेके चले हैं, such that f of t is continuous on each sub interval. तो अगर हम कोई भी सब इंटरवल लेंगे तो फंक्शन उसके अंदर कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, एज वेल एज ये जो एंड पॉइंट्स हैं इस सब इंटरवल के यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. देखो हमारे पास हमने जब एक पर्टिकुलर हमने इसको पार्टीशन किया ए टू बी, तो इसके बीच में कोई पर्टिकुलर हमने सब इंटरवल ले लिया टी आई माइनस वन टू टी आई. तो फंक्शन जो है इस एक तो इसके अंदर कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, दूसरा इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. इसी चीज़ को उसने लिखा है दैट एंड हैज़ फाइनाइट राइट हैंड लिमिट एट टी आई माइनस वन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट टी आई. So the function will be piecewise continuous function. So let us read the definition once more. A function f of t is said to be piecewise continuous or sectionally continuous on the interval ab, closed interval ab, if the interval can be partitioned by a finite number of points t naught to tn, where a is t naught and b is tn, such that
फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इन ईच सब इंटरवल, ओपन सब इंटरवल लिया है क्योंकि हमने, तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इन ईच सब इंटरवल फॉर आई बिलोंगिंग बिटवीन 1 to n एंड हैज़ फाइनाइट राइट हैंड लिमिट एट ti-1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट ti. सो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू. और इस पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन का सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपने पढ़ा हुआ है वो है जिंट फंक्शन. सो आपको याद है जिंट फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं. इसका ग्राफ आप कैसे बनाते हो, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस. सो 0 to 1 के बीच में हमारा जो जिंट फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 होती है. 1 to 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 होती है. 2 to 3 के बीच में इसकी वैल्यू 2 होती है. तो ये अगर मैं एक इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 to 3 ले लूँ, सो इसमें मैं फाइनाइट सब इंटरवल्स पार्टीशंस कर सकती हूँ सच दैट से अगर मैंने पार्टीशन की 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3, तो हमारा ये जो फंक्शन है जिंट एक्स, इट इज़ कॉन्टीन्यूस इन ईच ऑफ द सब इंटरवल्स एज वेल एज इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, बट लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है ना. जैसे अगर मैं लिमिट जिंट एक्स अप्रोचेज टू 1 जिंट एक्स निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव पे वैल्यू 0 आती है और 1 पॉजिटिव पे वैल्यू 1 आती है. तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक सेम नहीं है तो इसलिए फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है 1 पे. लेकिन 1 पे लिमिट्स एग्जिस्ट तो कर रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है एंड राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन में जो हमें चाहिए कि एंड पॉइंट्स पे राइट हैंड लिमिट और राइट पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो जो चीज़ है वो सेटिस्फाई हो रही है. और हमें क्लियरली पता है कि ये पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन है. जो जिंट एक्स होता है हमारा वो इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकॉन्टीन्यूस होता है और नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूस होता है. सो जिंट एक्स इज़ द प्रॉपर एग्जाम्पल फॉर दिस. इसके अलावा एक बार नोट पढ़ लेते हैं. नोट में दे आर सेइंग अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज पीस वाइज कॉन्टीन्यूस ऑन 0 to infinity if it is piecewise continuous on 0 to t0 for all t0 greater than 0. तो अगर 0 to t0 आपने क्लोज इंटरवल लिया where t0 can take any positive value, that means the function is piecewise continuous in 0 to infinity. Note 2, very important, a function which is piecewise continuous on a finite interval is integrable on that interval. तो ये आपको पता है जिंट एक्स के लिए कि अगर मैं दोबारा से बात करूँ तो जिंट एक्स जो है वो आपका पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, वो इंटीग्रल पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूस नहीं होता क्योंकि, तो बट वो इंटीग्रेबल तो है. जिंट एक्स की अगर आपको इंटीग्रेशन करनी हो 0 to 3 तो आप क्या करते थे, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हो ना, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 and then you can easily find its integration. So a function which is piecewise continuous on a finite interval is integrable on that interval. Very important result. So इसके कुछ और एग्जाम्पल्स पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन के इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं 1, 2, 3. मैंने आपको जिंट एक्स से समझा दिया अच्छे से. अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इन एग्जाम्पल्स को भी एक बार यहाँ से रीड कर सकते हो. इसके बाद आता है आर्टिकल 9, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. So a function f of t is said to be of exponential order alpha as t approaches to infinity if there exists a real constant alpha and a positive constant m and t naught such that e raised to power minus alpha t f of t का modulus is less than equal to m for all t greater than equal to t naught. That is f of t modulus is less than equal to m e raised to power alpha t for all t greater than equal to t naught. Or a function f of t is said to be of exponential order alpha as t approaches to infinity if limit t approaches to infinity e raised to power minus alpha t f of t is equal to a finite number. तो बेसिकली अगर आपके पास लिमिट t approaches to infinity e raised to power minus alpha t f of t एग्जिस्ट करती है, कुछ फाइनाइट आंसर आता है आपके पास, तो वी से दैट फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा. और दूसरी डेफिनेशन जो इन्होंने पहले लिखी हुई है, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी एफ ऑफ टी मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू एम, या एफ ऑफ टी मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू एम ई रेज टू पावर अल्फा टी. अगर हमारे पास इस तरह का कुछ आता है तो वी से दैट द फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल दे हैव सेड ऑल द पॉलिनोमियल्स, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ दीज फंक्शंस आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के. Then they are saying
that if f of t is of exponential order alpha, we write f of t is equal to of order e raised to power alpha t. तो अगर हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है तो वी राइट इट एज f of t is of order e raised to power alpha t as t approaches to infinity. Then first note, every bounded function is of exponential order. So ये भी important है, every bounded function is of exponential order. Note 2, अगर f of t is of exponential order alpha and beta is any number greater than alpha, beta greater than alpha, then f of t is also of exponential order beta. So अगर आपका f of t एक function of exponential order से 6, so that means f of t is also a function of exponential order 7 और 8 और 9. तो 6 से बड़ा कुछ भी हो सकता है. Note 3, e raised to power minus alpha t f of t modulus less than equal to m means the product is bounded for all sufficiently large values of t. So e raised to power minus alpha t f of t modulus less than equal to m का मतलब यही हो गया ना कि e raised to power minus alpha t f of t जो है वो बाउंडेड है m और माइनस m के बीच में. So वही लिखना है that the product is bounded. Note 4, graphically f of t modulus less than equal to m e raised to power alpha t means that the graph of f of t is contained in the region bounded by the graphs of. तो ये आप देख रहे हो, ये इन्होंने y इज इक्वल टू माइनस एम ई रेज टू पावर अल्फा टी का ग्राफ बनाया है ऐसे करके, और ये बनाया है ऐसे y इज इक्वल टू एम ई रेज टू पावर अल्फा टी, और ये आपका एफ ऑफ टी का ग्राफ है. तो ये जो एफ ऑफ टी का ग्राफ है ये इसके और इसके ग्राफ के बीच में लाई कर रहा है. सो दिस इज द ग्राफ फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस एफ ऑफ टी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू एम ई रेज टू पावर अल्फा टी, ऑब्वियसली फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट. तो एफ ऑफ टी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट. सो आगे इन्होंने फिर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं शो करने के लिए कि कैसे शो करते हैं हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कैसे निकालते हैं. तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको पढ़ लेना. देन आर्टिकल 10, लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. इसमें इफ एफ ऑफ टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा as t approaches to infinity, then for s greater than alpha limit t approaches to infinity e raised to power minus st f of t is equal to 0. तो अगर f of t is of exponential order, अगेन वही बात है 6 है, तो अगर मैं लिमिट t approaches to infinity e raised to power minus 6t f of t है जो वहाँ पे 6 की जगह 6 से बड़ा कुछ भी नंबर लूँगी, 7, 8, 9, 10 जो भी लूँगी, तो आंसर विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0 as t approaches to infinity. This is known as the long-term behavior of the functions of exponential order. तो पेपर में आपको ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का क्वेश्चन नहीं आना, पीस वाइज कॉन्टीन्यूस का नहीं आना, बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी ये आर्टिकल 12 में थ्योरम नंबर 7 में यूज़ हुई हैं. थ्योरम नंबर 7 में हमने बोला है that if f of t is a piecewise continuous function and of exponential order alpha, then the Laplace transform of the function exists. तो हमें पता होना चाहिए कि piecewise continuous और exponential order होता क्या है. So now let us start with its proof. प्रूफ इसका बहुत ईजी है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. पेपर में थ्योरम आने के पूरे चांसेस होते हैं बिकॉज दिस इज़ द ओनली थ्योरम इन दिस चैप्टर. सो प्रूफ इज़ बिकॉज एफ ऑफ टी, देखो अब हमने क्वेश्चन में ये बोला है ना दैट इफ एफ ऑफ टी इज ऑफ क्लास ए देन लैप्लेस एग्जिस्ट. सो इसका मतलब हमें गिवन है कि वो क्लास ए का फंक्शन है. सो स्टार्टिंग वहीं से की है बिकॉज एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन ऑफ क्लास ए इम्प्लाइज, क्लास ए की डेफिनेशन क्या है कि एफ ऑफ टी जो है वो पीस वाइज कॉन्टीन्यूस होगा ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर से अल्फा एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. Now we have to prove that Laplace of f of t exists for all s greater than alpha. तो उसके लिए हम Laplace of f of t लेके चलते हैं. By definition Laplace of f of t will be equal to integral e raised to power minus st f of t dt from 0 to infinity. अब हमने क्या करना है, एक t नॉट कोई भी हमने नंबर ले लिया, हम बोल रहे हैं लेट t नॉट ग्रेटर देन 0, देन लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जो 0 टू इन्फिनिटी था इसको हमने ब्रेक कर दिया 0 टू टी नॉट एंड टी नॉट टू इन्फिनिटी पे.
सो यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया 0 to t naught and t naught to infinity. Now since f of t is piecewise continuous on every interval 0 to t naught, और हमने अभी पीछे देखा था दैट अ पीसवाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल. अब क्योंकि एफ ऑफ टी पीसवाइज कॉन्टिन्यूस है 0 to t naught के बीच में, सो देयरफॉर 0 to t naught e raised to power minus s t f of t dt एग्जिस्ट. तो इसका मतलब पहले वाला इंटीग्रल तो एग्जिस्ट करता है हमारा ये वाला. अब हमने देखना है इस इंटीग्रल के बारे में. सो इस इंटीग्रल का नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट इंटीग्रल t naught to infinity raised to power minus s t f of t dt exists for all s greater than alpha. Since f of t is of exponential order alpha as t approaches to infinity, therefore देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एम एन टी नॉट. अब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे यूज़ की है कि अगर एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का है तो एफ ऑफ टी मॉडुलस विल बी लेस देन इक्वल टू एम टाइम्स ई रेज़्ड टू पावर अल्फा टी. अब क्योंकि हमने जो हमें चाहिए क्या, मैंने ये प्रूव करना है ना, ये वाला इंटीग्रल. एक मिनट, ये वाला इंटीग्रल प्रूव करना है कि एग्जिस्ट करता है. तो एफ ऑफ टी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू एम ई रेज़्ड टू पावर अल्फा टी. सो मैंने ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे ये फंक्शन चाहिए ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी. सो ये आ गया. अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसको मॉड के अंदर लिख सकते हैं हम. अब हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दी टी नॉट टू इन्फिनिटी अगेन अकॉर्डिंग टू दिस इंटीग्रल. सो इंटीग्रेशन ले ली टी नॉट टू इन्फिनिटी. सो दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम टी नॉट टू इन्फिनिटी. देन एम इज़ कॉन्स्टेंट, इसकी इंटीग्रेशन आती है, इंटीग्रेशन करके 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स पुट करेंगे तो आंसर आएगा एम ओवर एस माइनस अल्फा वेयर एस इज ग्रेटर देन अल्फा. ऑब्वियसली एस के नॉट बी इक्वल टू अल्फा हेयर. सो इसका मतलब आपने जब ये इसकी इंटीग्रेशन फाइंड की तो वो लेस देन इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर आ रहा है. दैट मीन्स दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट. अब अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो वी नो दैट एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट ऑल्दो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. मतलब every convergent integral may not be absolutely convergent but every absolutely convergent integral is convergent. तो ये absolute convergence है अगर तो ये integral भी convergent होगा. and therefore integral t naught to infinity raised to power minus s t f of t dt ये जो हमने लिया था exists for all s greater than alpha. so 0 to t naught वाला हमने पीछे बोल दिया कि exist कर रहा है और t naught to infinity वाला हमने यहाँ बोल दिया कि exist कर रहा है. so therefore from number 1 क्योंकि 0 टू टी नॉट भी एग्जिस्ट कर रहा है और टी नॉट टू इन्फिनिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है. सो लैप्लेस एफ ऑफ टी एग्जिस्ट फॉर ऑल एस ग्रेटर देन अल्फा. सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. आप इसको एक बार पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपने हाथ से इसी टाइम दोबारा लिख के देख लो तो ये थ्योरम आपको परमानेंटली याद हो जाएगी और बहुत ईजी थ्योरम है ये. नाउ नोट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. दे आर सेइंग कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू. That is, the conditions are sufficient but not necessary for the existence of Laplace transform. So conditions are sufficient का मतलब ये है कि ये दोनों conditions अगर हमारी satisfy हो जाती हैं, that is function piecewise continuous है और साथ में of exponential order alpha है तो Laplace transform exist करता है. But these conditions are not necessary. That means आपको ऐसे भी functions मिल जाएंगे जो पीस वाइज कॉन्टीन्यूस नहीं होंगे फिर भी उनका लैप्लेस एग्जिस्ट कर रहा होगा. सो दे हैव गिवन यू द एग्जांपल. कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट टी. क्लियरली एफ ऑफ टी इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एज टी अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव. देयरफॉर f of t is not piecewise continuous on every finite interval in the range t greater than equal to 0. But by definition of Laplace transformation जब इन्होंने यूज़ किया definition तो Laplace of 1 by under root 2 exist, Laplace of 1 by under root t exist कर रहा है and आंसर आ रहा है under root pi by s. So this is a counter example which shows that the above theorem conditions are sufficient but not necessary. तो पेपर में कई बार आपको ऐसे भी आ सकता है state and prove existence theorem of Laplace transform. Is the converse of this are the conditions necessary also? तो ऐसे करके लिख सकते हैं ना. State and prove existence theorem of Laplace transform. Are these conditions necessary also? तो उस केस में जो सेकंड पार्ट है उसमें आप ये नोट लिखोगे that the conditions are not necessary.
एंड ये काउंटर एग्जाम्पल दे के ये सारा आपका आ जाएगा रिमार्क तक। रिमार्क सेज एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये रिजल्ट हमने यूज़ किया था थ्योरम के बीच में। आप कोशिश करो कि ये जो रिजल्ट है इसको आप यहाँ पे कोट ही कर दो, जो उन्होंने रिमार्क में लिखा है यहाँ पे आप रीज़न दे दो कि इसके बाद ये स्टेप क्यों आया है, बिकॉज एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। सो विद दिस प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज कंप्लीट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 13, which we will discuss in the next lecture.